टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी क्लास है उसका 17वां दिन है। हम जो पढ़ रहे थे इन कर्सिव पद्धतियों में जो प्रणाली है उसमें हमने पढ़ लिया था, मिट्टी तैयार करना हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद में देखो जैसे हम बात करें मिट्टी तैयार करना हमने पढ़ लिया। अब जो है कल हमने जो पढ़ा था उसमें आधुनिक जो विधियां हैं वो भी पढ़ ली, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करेंगे कि जो सिंचाई की जो आधुनिक विधियां जो कल हमने पढ़ी थी उसमें एक नंबर हमने पढ़ लिया था कि फव्वारा जो पद्धति है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसमें हमने क्या किया था कि जो फव्वारा पद्धति होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक ऊर्ध्वाधर क्या होता है, पाइपों के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर पाइप होती है जिस पर ऊपर ही सिरे पे क्या लगा होता है, नोजल लगा हुआ होता है, और जैसे उसे मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है और पानी क्या किया जाता है, छोड़ डाला जाता है, तो उस स्थिति में नोजल घूमते हुए पादपों पे क्या करती है, पानी डालती है, और वह पानी इस प्रकार से डलता है जिससे क्या हो रही हो, वर्षा हो रही हो, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि यह असमतल जो भूमि होती है वहां पर इसको काम में लिया जाता है, साथ ही जहां पर कम पानी हो वहां पर भी ये विधि काम में ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ परंपरागत या प्राचीन विधियां हमने पढ़ा था, जैसे रहट है, डेकली है, ठीक है ना, वो भी हमने पढ़ ली थी। अब इसमें 2 नंबर जो आधुनिक विधि है उसमें पढ़ेंगे हम ड्रिप तंत्र। क्या पढ़ेंगे? ड्रिप तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2 नंबर हमारा टॉपिक हो जाएगा ड्रिप तंत्र। लिखो 2 नंबर ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, ठीक है ना। उसमें देखो जैसे हम बात करें ड्रिप तंत्र में कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में ही गिरता है। ड्रिप यानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में डायरेक्ट क्या जाता है, पानी जाता है, ठीक है ना। अतः इसे क्या कहा जाता है, ड्रिप तंत्र कहाँ जाता है। ड्रिप यानी बूंद बूंद करके जड़ों में क्या जाता है, पानी जाता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहाँ जाता है। ये मुख्यतः कहाँ मिले जाते हैं, फलदार पौधे हो, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का ये क्या है, सबसे अच्छा तरीका है। और साथ यदि हम बात करें कि इसमें जो पौधे होते हैं उसमें बूंद बूंद करके क्या किया जाता है, पानी प्राप्त होता है। जो पौधे होते हैं उनको बूंद बूंद करके पानी प्राप्त होता है, इसलिए इस विधि में जल व्यर्थ रूप से भी नहीं जाता है, थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं होता है, डायरेक्ट जल कहाँ चला जाता है, जो पादप होता है उनकी जड़ों में ही चला जाता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में क्या है, एक वरदान है। ड्रिप तंत्र नाम से मालूम चल रहा है आधुनिक विधियां 2, एक तो फव्वारा जो सिस्टम हमने पढ़ लिया है, दूसरा जो आज पढ़ रहे हैं वो ड्रिप तंत्र। उसमें ध्यान रखना ड्रिप यानी बूंद बूंद करके जो पानी है वो पादपों की जड़ों में चला जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि पानी थोड़ा भी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए कम पानी वाले क्षेत्रों में यह क्या हुआ है, वरदान साबित हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, सीधे पौधों की जड़ों में, सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र कहते हैं, ठीक है। फलदार पौधों, फलदार पौधों, बगीचों व वृक्षों को पानी देने का
पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यह सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, इससे पौधे बूंद बूंद करके जल प्राप्त करते हैं। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है बूंद बूंद की वजह से। इसे क्या कहा जाता है? ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे क्या लिखेंगे? इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। क्या लिखेंगे? अतः यह, क्या लिखेंगे? अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। एक वरदान है। ठीक है ना। ये हो गया किसके बारे में? ड्रिप तंत्र के बारे में। ठीक है ना। हमने आधुनिक विधियां जो पढ़ रहे हैं, आधुनिक विधियों का दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है? ड्रिप तंत्र। जो पहला जो प्रकार हो गया था, फव्वारा प्रणाली हो गई थी। ड्रिप तंत्र है बूंद बूंद करके। इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। किसमें गिरता है? पौधों की जड़ों में डायरेक्ट ही। अतः इससे क्या कहा जाता है? ड्रिप तंत्र कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे कि फलदार पौधों, बगीचों व वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है? एक वरदान है, यानी बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? ड्रिप तंत्र के बारे में। अब देखो, जैसे हम बात करें, हमने जो पीछे जो पढ़ लिया है, एक नंबर हमने पढ़ लिया मिट्टी तैयार करना। फिर हमने पढ़ लिया जैसे बुआई है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने अध्ययन कर लिया। फिर उसमें खाद व उर्वरक मिलाना है। ठीक है ना। फिर हमने जो है सिंचाई जो है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। अब देखो, जैसे हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जैसे खरपतवार से सुरक्षा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? खरपतवार से सुरक्षा। इसके बारे में आप देखेंगे। तो ये उतार लो, उतार लिया होगा सभी ने। अब इसके बाद में देखो, अगला जो टॉपिक लिखेंगे वो खरपतवार से सुरक्षा। लिखो अगला टॉपिक, खरपतवार से सुरक्षा। खेती के लिए खरपतवार से सुरक्षा करना भी क्या है? आवश्यक है। इसमें देखो, जैसे हम बात करें, पहली बात तुम्हें परिभाषा नहीं चाहिए खरपतवार क्या है। तो जैसे हम किसी प्रकार की फसल उगाते हैं तो उस फसल में वांछित पौधों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। वांछित यानी कहने का मतलब जो पौधे हम उगा रहे हैं उसके अतिरिक्त जो दूसरे पौधे उग जाते हैं वो सारे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें कि खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। एक बार कुछ नहीं लिखना है आपको, क्या कहा जाता है? निराई। यानी खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। ठीक है।
अब देखो जैसे हम बात करें निराई बहुत आवश्यक है। निराई का मतलब है खरपतवार को हटाना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो खरपतवार होता है वो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा रखता है। प्रतिस्पर्धा रखता है किस किस के लिए प्रतिस्पर्धा रख सकता है? पानी के लिए, प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए, इन सब के लिए वो क्या रखता है? प्रतिस्पर्धा रखता है। यदि प्रतिस्पर्धा रखने के कारण ही जो हमें वांछित जो फसल होगी उसकी उपज हमें अच्छी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सभी पोषक तत्व है, सही प्रकार से पानी, प्रकाश, ये सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यदि पानी, प्रकाश यह सही प्रकार से प्राप्त नहीं होगा तो फसल का उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार की परिभाषा में हम ये देखेंगे कि फसल में वांछित पौधों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। ठीक है? निराई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो खरपतवार होता है वो फसली पौधों के साथ पानी, प्रकाश, ठीक है, या पोषक तत्व इनके लिए क्या करता है? प्रतिस्पर्धा रखता है। और यदि ऐसी प्रतिस्पर्धा रहे तो उस स्थिति में फसल की उत्पादन अच्छा नहीं होगा और किसान को क्या होगा? आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी। इसलिए खरपतवार को हटाना क्या है? आवश्यक होता है। ठीक है ना? इसके साथ साथ हम बात करें कि जो खरपतवार होता है वो कटाई के समय भी बाधा डालता है। मान लीजिए फसल बड़ी है, फसल को हम काट रहे हैं, फसल को काटना ही कटाई कहलाता है। जिससे फसल को काटते हैं उस समय यदि खरपतवार साथ है तो हमें कटाई में भी क्या हो जाता है? समय लग जाता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है ना? इसके साथ साथ ही कुछ खरपतवार होते हैं जो मनुष्य व पशुओं दोनों के लिए क्या हो सकते हैं? हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ खरपतवार होते हैं जो मनुष्य के लिए या पशुओं के लिए क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो क्या हो गया? खरपतवार से सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा हो गया। अब उसके बाद में जैसे हम लिखना चाहिए तो आगे और भी ये भी लिख सकते हैं हम कि खरपतवार को हटाने व उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। किसानों द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। या तो क्या कर सकते हैं कि फसल उगाते हैं उससे पहले क्या किया जाता है? जो भी खरपतवार होता है उन्हें जोत कर क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। उन्हें जोत दिया जाता है और वो क्या हो जाते हैं? वहां से हट जाते हैं। और फिर जैसे खुले पड़े रहते हैं तो उस स्थिति में धीरे धीरे सूख कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। कहने का मतलब है फसल उगाने से पहले जोत दिया जाए खेत को, तो उस स्थिति में खरपतवार उखड़ जाएंगे, वो कट जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे सूख कर। एक विधि तो यह है। लेकिन ध्यान ये रखनी है कि खरपतवार को उखाड़ कर भी क्या किया जाता है? अलग किया जा सकता है। लेकिन खरपतवार को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि इनमें पुष्पन की प्रक्रिया न हो। पुष्पन से पहले या बीज बनने से पहले इनको हटाकर अलग कर देना चाहिए, अन्यथा इनकी संख्या लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। पुष्पन या बीज बनने से पहले इनको हटाना क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है? अब देखो जैसे हम बात करें इसके अतिरिक्त जो खरपतवार को जो हटाने के लिए कुछ खरपतवारनाशी को भी काम में ले सकते हैं। कुछ रासायनिक जो तत्व होते हैं वो भी काम में लिए जा सकते हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D को भी काम में ले सकते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की खरपतवारनाशी है जिसके द्वारा भी खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? अब देखो जैसे हम बात करें ये रासायनिक जो खरपतवार होता है वो खेतों में किस प्रकार से डाला जाता है। तो खेतों में डालने के लिए क्या करते हैं? जो किसान होता है वो क्या करता है? इन्हें छिड़कता है। लेकिन छिड़कते समय क्या रखनी चाहिए? कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? मुख होता है उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है? मास्क लगाया जा सकता है। इसके ऊपर क्या लगाते हैं? मास्क लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया खरपतवार के बारे में। तो थोड़ा सा खरपतवार से सुरक्षा इसमें हम देखेंगे कि खेत में अन्य अवांछित पौधे, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से
फसल के साथ उग जाते हैं। फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक है ना। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई? खरपतवार की परिभाषा। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।